प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन और फिर से वेलकम। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में क्या रीड किया? हमने रीड किया कि बौद्ध साहित्य जो है उनसे क्या क्या प्रश्न बनता है, क्या एग्जाम में इनसे संभावना है और क्या मैंने आप लोगों को याद करवाया है। मुख्य बात तो यह है। तो थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं उन बातों को। सिर्फ 5-10 सेकंड लूंगा रिवीजन की, तो आप लोग ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया था कि पहली संभावना यह थी बौद्ध साहित्यों से कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं कि बौद्ध साहित्य से संबंधित जो भाषाओं के प्रश्न है, बौद्ध साहित्यों से संबंधित भाषाओं के जो प्रश्न है, मैंने बताया कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक कौन सी भाषा के? एक तो पाली भाषा के, पाली भाषा में ऐसे बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में है उनको एक साथ याद कर लेते हैं। जो संस्कृत भाषा में है उनको एक साथ याद कर लेते हैं, और जो पद्यमयी भाषा में है या पद्य में लिख लेता हूं मैं, पद्य में है या पद्यमयी भाषा में है, उनको एक तरफ अपन याद कर लेते हैं। चर्चा की थी तो आप लोगों को याद ही होगा। फिर से मैं कुछ अलग अंदाज में आप लोगों को और बता देता हूँ। पाली भाषा में ऐसे ग्रंथ जो पाली भाषा में हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। कैसे पढ़ेंगे इसको कि जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। ऐसे आप 2-3 बार इसको बोलेंगे कि जाति मिली महाद्वीप में। इस महाद्वीप में जब जाति मिल जाती है तब बोले अठेपटक पाली में। ठीक है, तो जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। यह बात जो है वो आप लोगों के उन शब्दों को पिरोए रखेगी जो पाली भाषा में है। कौन से है? क्या बोला मैंने? क्या बोला कि जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। देखिए कैसे। जाति का मतलब होता है कौन सी? जातक कथाएं। जातक कथाएं कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। ध्यान रखना, जातक कथाएं कौन सी भाषा में? पाली भाषा में है। फिर मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो जो मिरंडर व नागसेन के बीच जो नागसेन ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है वह भी कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। महाद्वीप, जाति मिली, जाति से जातक कथाएं हैं, मिली से मिलिंद पन्ह है, पन्हो उपन्यास है, और महाद्वीप से महावंश व द्वीपवंश। महावंश व द्वीपवंश कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। महावंश व द्वीपवंश कौन सी भाषा में है? पाली वंश। अठेपटक पाली में, अठे का मतलब होता है अटकथाएं। अटकथाएं कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। अटकथा कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। अटकथा कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। और पटक का मतलब होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो भी कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। साथ साथ दूसरी बात इनसे आप लोगों को याद हो रही है कि ये बौद्ध साहित्य है। कौन से साहित्य हैं? बौद्ध साहित्यों की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इतने बौद्ध साहित्य आप लोगों को याद हो जाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बौद्ध साहित्यों के नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे। कैसे? जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। ऐसे याद रखेंगे, जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में। तो ये पाली भाषा में लिखे हुए साहित्य हैं। ज्यादा मैंने उतार शब्दों का लगभग पूरा शब्द लेने की कोशिश की है टिप्स में, ताकि आप लोग इससे मिस नहीं हो आप लोगों से। जाति मिली महाद्वीप में अठेपटक पाली में, इनकी चर्चा हमने की थी। फिर संस्कृत महाभाषा है। ठीक है, संस्कृत क्या है? महाभाषा है। तो महा मैंने आपको कहा था कि संस्कृत महाभाषा है, तो महा सारीपुत्र। ठीक है, महा सबकी पुत्र है संस्कृत। सारीपुत्र, महा सारीपुत्र सुंदर बुद्ध चरित्र।
महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। ये सारे महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। यह है महाभाषा, जिसको कहेंगे संस्कृत। महाभाषा, सभी भाषाओं की जननी मानते हैं संस्कृत को। तो महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। सुंदर है महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र, ये संस्कृत भाषा में है। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र, ये संस्कृत भाषा के बौद्ध साहित्य है। महा का मतलब क्या हो गया कि महाविभाष, महावस्तु। महाविभाष के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। महाविभाष, महावस्तु, ठीक है, संस्कृत भाषा में है। महाविभाष और महावस्तु कौन से हैं? संस्कृत भाषा में है। सारीपुत्र, नाम सारीपुत्री है, नो चेंज। सारीपुत्र जो है अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है सारीपुत्र, ठीक है। महासारीपुत्र प्रकरण, एक शब्द और लग जाता है, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण ये लग जाता है। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र। सुंदर का मतलब होता है सौंदरानंद। सौंदरानंद, यहाँ सुंदर से आप क्या लिख लेंगे? सौंदरानंद। तो सौंदरानंद किस प्रकार का है? सौंदरानंद आप लोगों को पता है, सौंदरानंद संस्कृत भाषा का बौद्ध साहित्य है। और बुद्ध चरित्र भी बौद्ध भाषा का, बौद्ध साहित्य का है। बौद्ध साहित्य और संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र, ठीक है। महासारीपुत्र सुंदर है बुद्ध चरित्र, तो ये संस्कृत भाषा के उपन्यास है। महावंश नहीं है, महाविभाष, महावस्तु। महाद्वीप में आ गया है महावंश और दीपवंश। जाति मिली महाद्वीप में, अठेपटक पाली में। ये पाली भाषा के हैं। पद्य भाषा में दो ही बातें आप लिखेंगे, एक तो उपादान, एक बुद्धवंश। कौन कौन से? उपादान व बुद्धवंश। कुछ किसमें है? पद्य में लिखे गए हैं। उपादान व बुद्धवंश। तो ये कुछ फर्स्ट संभावना अपने तलाशी थी कि इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों के बन सकते हैं। ये थोड़ा सा रिवाइज है। अब हम चर्चा करेंगे आज के हमारे टॉपिक्स पे। याद रहे होंगे ये, तो आज के टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए। आज के टॉपिक को भी थोड़ी सी क्रमबद्धता से इस प्रकार से लेंगे कि आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाए। यही किताबों में तो लिखा है वही, लेकिन प्रस्तुतिकरण और आप लोगों तक दिमाग में आप लोगों की सोच के अकॉर्डिंग, आप लोग विद्यार्थी की सोच को जो बढ़ जाए वह गुरुजी कहलाता है। और विद्यार्थी के दिमाग को जो घट जाए वह गुरुजी कहलाता है, ठीक है। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। आप लोग बैठे हैं सामने, तो हर स्टूडेंट की मानसिकता का आकलन करके उसके दिमाग में अगर फीड कर दी जाए वह गुरुजी है। और देखो टीचर्स तो खूब हैं, लेकिन गुरुजी बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वह क्या है? ललित विस्तर। कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपन? ललित विस्तर के बारे में। ललित विस्तर के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। जातक कथाओं के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। जातक कथाएं खूब बार प्रश्न आता है। जातक कथाओं के बारे में ललित विस्तर भी खूब बार प्रश्न आता है। फिर अपन पढ़ेंगे त्रिपिटकों के बारे में। त्रिपिटक या त्रिपिटक के बारे में। और चौथा अपना आज का पॉइंट होगा अट कथाओं के बारे में। अट कथाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अट कथा, ठीक है दोस्तों, तैयार रहेंगे। 4 शब्द तो आप दिमाग में रखेंगे: ललित विस्तर, जातक कथाएं, त्रिपिटक और अट कथा। जातक कथा और अट कथा दो के बारे में तो अपन चर्चा करेंगे। 2 तो कथाएं हैं और 2, एक ललित विस्तर है और एक त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ललित विस्तर क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। ललित विस्तर का एक शब्द है, इसको महाव्यू भी कहते हैं। ललित विस्तर का एक नाम क्या है, आप ये ध्यान में रखेंगे, महाव्यू। क्या कहते हैं इसको? ललित विस्तर, महाव्यू। इसका मतलब महाव्यू भी क्या है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और ललित विस्तर को महाव्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्यू। किसका नाम है? ललित विस्तर। ललित विस्तर महाव्यू, ललित विस्तर महाव्यू भी कहते हैं। दूसरी क्या बात है, देखिए इसमें ललित शब्द जो आता है, ललित शब्द, ललित
ललित का मतलब होता है कुछ क्रीड़ाएं, बचपन की क्रीड़ाएं या सारी जो क्रियाएं, ललित कला है एक तरह से। ललित क्या है? कला है। तो ललित विस्तर एक वो ग्रंथ है जो महायान संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है। किसमें माना जाता है? विपुल्य सूत्रों में यह एक महायान संप्रदाय का या महायान ग्रंथ माना जाता है। किसमें? विपुल्य सूत्रों में, वैपुल्य सूत्रों में इसको महायान ग्रंथ माना जाता है। ये दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे। वैपुल्य सूत्रों में, कौन से सूत्रों में? वैपुल्य सूत्रों में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? महायान ग्रंथ माना जाता है। ध्यान में रखेंगे। मतलब ललित विस्तर ग्रंथ कौन से संप्रदाय से संबंधित हो गया? महायान संप्रदाय से संबंधित हो गया, जो बौद्ध की शिक्षाओं को इस रूप में ग्रहण करता है, कुछ परिवर्तन करके फिर उसको ग्रहण करता है, महायान मूर्तियों के रूप में पूजता है। ललित विस्तर वैपुल्य सूत्रों में इसको एक महान महायान ग्रंथ माना है, एक पवित्रतम महायान ग्रंथ माना है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? इसमें बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पृथ्वी पर जो ललित कलाएं की हैं, जो क्रीड़ाएं की है, उनका वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध की पृथ्वी पर जो ललित कलाएं या ललित क्रीड़ाएं की हैं, उनका वर्णन है। क्या है? बुद्ध की पृथ्वी पर, बुद्ध की पृथ्वी पर की गई क्रीड़ाओं का, की गई क्रीड़ाओं का वर्णन है। क्रीड़ा, खेल, क्रीड़ाओं, क्या क्या खेल रचा बुद्ध ने पृथ्वी पर, क्रीड़ाओं का उल्लेख है। ध्यान में रखना, बुद्ध की क्रीड़ाओं का या ललित कलाओं का वर्णन किसमें किया गया है? ललित विस्तर में किया गया है। इसे क्या कहते हैं? महाव्यूह भी कहते हैं। याद रखना, पहली इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गई है कि महाव्यूह किसे कहेंगे? कौन सा ग्रंथ? बौद्ध साहित्य। कौन सा बौद्ध साहित्य महाव्यूह के नाम से भी जाना जाता है? तो दैट इज ललित विस्तर। संभावनाएं तलाशते हैं, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। कौन सा बौद्ध साहित्य ललित, क्या कौन सा बौद्ध साहित्य महाव्यूह के नाम से भी जाना जाता है? या फिर इधर से अगर चर्चा करें तो ललित विस्तर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाव्यूह के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी बात, वैपुल्य सूत्रों में यह है, वैपुल्य सूत्रों के अनुसार ललित विस्तर किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? तो खूब सारे उसमें मिलेंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे? उसमें महायान संप्रदाय से संबंधित है। तीसरी, बुद्ध की पृथ्वी पर की गई क्रीड़ाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ललित विस्तर में मिलता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसकी चल रही हैं। तो संपूर्ण, इसमें जो है संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। एक इंपॉर्टेंट, संपूर्ण बुद्ध चरित्र, ये खास बात ध्यान में रखेंगे। संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन किसमें है? ललित विस्तर में का वर्णन है। संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। आगे बात समझ में। और एक और इंपॉर्टेंट इसके बाद आप याद रखना कि एक उपन्यासकार हुए हैं। दो उपन्यासकारों के बारे में बात रखेंगे, एक तो इंग्लिश के और एक हिंदी के। हिंदी का नाम रखें रामचंद्र शुक्ल, और इंग्लिश का आप नाम याद रखेंगे सर एडविन ऑर्नोल्ड। देखो, पहले अपन चर्चा करते हैं सर एडविन ऑर्नोल्ड की। ठीक है। सर एडविन ऑर्नोल्ड जो थे, या सर एडविन आर्नोल्ड भी बोल सकते हैं आप, थोड़ी राजस्थानी में थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी। आर्नोल्ड एकदम सीधी अंग्रेजी जैसी लिखी गई है वैसी अपन पढ़ लेते हैं। सर क्या है? सर एडविन आर्नोल्ड जो थे, उन्होंने इस बौद्ध साहित्य के आधार पर एक उपन्यास लिखा है अंग्रेजी में। उस उपन्यास का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। क्या लिखा भाई? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया उपन्यास लिखा। किसने लिखा? सर एडविन आर्नोल्ड ने। सर एडविन ऑर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया उपन्यास किस बौद्ध साहित्य पर आधारित है? अपन इस हिसाब से याद करेंगे। कंपटीशन में बैठेंगे तो दिमाग कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, कॉलेज वाला दिमाग काम नहीं करेगा इसमें। द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, किस बौद्ध साहित्य पर आधारित है? प्रश्न क्या बनेगा? सर एडविन ऑर्नोल्ड। सर एडविन, स्टार्टिंग कुछ ऐसी होगी, सर एडविन ऑर्नोल्ड का उपन्यास द लाइट ऑफ एशिया किस बौद्ध साहित्य पर आधारित है? तो क्या आंसर आ जाएगा? ललित विस्तर पर आधारित है।
कौन से पर? ललित विस्तर पर आधारित है। और दूसरी बात, इसको क्या कहेंगे? इसे महाव्यूह भी अपन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने भी इसका रूपांतरण कर दिया था लाइट ऑफ एशिया का। ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उसका नाम दिया बुद्ध चरित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस जो साहित्य था, अंग्रेजी साहित्य था लाइट ऑफ एशिया, ये जो ग्रंथ था, उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया, उसका नाम रख दिया बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न किससे संबंधित? ललित विस्तर से संबंधित, ललित विस्तर से संबंधित, या फिर महाव्यूह से संबंधित, या फिर द लाइट ऑफ एशिया से संबंधित, या फिर अपन कहेंगे सर एडविन अर्नोल्ड से संबंधित, और या फिर यह कहेंगे अपन महायान से संबंधित। कौन सा? ललित विस्तर। कौन सा है? ललित विस्तर। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे अपन जातक कथाओं की। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जातक कथाओं से, बहुत बार आ चुका है आरएस में, एसएससी में, रेलवे में। कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें जातक कथाओं का प्रश्न नहीं पूछा गया हो। कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है, तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको, जातक कथाओं को याद करेंगे। जातक कथाएं, जातक कथाओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, जातक कथाएं जो हैं, उसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जातक कथाएं हैं, कहानियां हैं, जैसे नानी सुना दो वही कहानी। ठीक है, वो कहानियां हैं इसमें किसकी? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध का जो पूर्व जन्म हुए, पहले पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख है। ध्यान से देखना है कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, अपन इसको सीक्वेंस में जोड़ेंगे ऐसे जो दिमाग में सेट हो। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख है इसमें जातक कथाएं। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। क्या प्रश्न आ गया कि जातक कथाएं किनसे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, या बुद्ध के ये जो बौद्ध साहित्य की हैं सबसे प्राचीन अंग कथाएं हैं। दूसरी बात, बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन अंग कथाएं। दूसरा प्रश्न आ जाए तो क्या लिखेंगे? बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन, बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन अंग कथाएं। जातक क्या है? बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन अंग कथाएं हैं। प्रश्न आ गया है, कई बार पूछ लेते स्टूडेंट्स, पूछ लेते सर ये प्रश्न आया था, जातक कथाएं किससे संबंधित है, कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अरे जातक कथाएं हैं, नानी वाली कथाएं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से हैं, ये तो मैंने आपको याद करवा ही दिया था। अब जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं अपन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन अंग कथाएं कौन सी हैं? अट कथाएं नहीं हैं, जातक कथाएं हैं। फिर तीसरी बात आप देखेंगे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनकी रचना की गई। इनकी रचना कब की गई? तीसरी बात इंपॉर्टेंट आ गई है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ध्यान में रखना, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनकी रचना की गई है भाई, जातक कथाओं की इनकी रचना की गई है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनकी रचना की गई। ठीक है, यह बात जो है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जातक कथाओं की रचना की गई है, कहां से अपने को स्पष्ट हो रहा है? तो सांची के स्तूप पर जो चित्रकारी की गई है, सांची के स्तूप पर जो दृश्य उत्कीर्ण है, उनसे यह स्पष्ट होता है। किसे? सांची के स्तूप से ये स्पष्ट होता है। सांची के स्तूप से। आप लोगों को ये बात सांची है, ये बात भी सांची है कि सांची के स्तूप पर जो लिखी है वो हमने बांची है। क्या? कि ईसा पूर्व प्रथम, सांची के स्तूप पर जो दृश्य उत्कीर्ण है वो हमने बांचे हैं, पढ़े हैं।
क्या स्पष्ट होता है उससे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जातक कथाओं की रचना की गई थी। समझ में आ रही बात? आगे नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि यह कथाएं जो आप मैं बता रहा हूं ना, ये कथाएं सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है, ये कथाएं आप लोगों के लिए हैं। ये कथाएं उन समस्त समझदार लोगों के लिए हैं जो तात्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने के इच्छुक हैं। वो इन जातक कथाओं का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इनमें उन्हीं बातों का, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी बातों का इनमें समावेश है। इन जातक कथाओं का रंग ही तभी सामने आता है जब इनमें साथ साथ सांस्कृतिक बोध होता जाता है, जब राजनीतिक बोध होता जाता है, जब आर्थिक स्थिति का मालूम पड़ता जाता है और जब राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अपने को मालूम पड़ने लग जाता है, तभी किसी कथा का इंटरेस्ट बढ़ता है। कोई चिड़ी मूसी वाली बाहेली वाली कहानी नहीं है, ये और ही कोई कहानी है। तो आगे नेक्स्ट मैं बता दूं कि जातक कथाएं जो है इनका मूल रूप नष्ट हो चुका है। जो मूल उपन्यास है, जो मूल जो कथाएं हैं, वह मौलिक जातिक संग्रह विलुप्त हो चुका है। ये भी ध्यान में रखना, मौलिक जातक संग्रह है, मौलिक जातक संग्रह है। एक एक पॉइंट शब्द अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि अपनी एग्जाम शाब्दिक है, ऑब्जेक्टिव है, एक एक शब्द पे फोकस करना पड़ता है कि मौलिक जातक कथाएं विलुप्त हो चुकी हैं भाई लोग। आप अगर मूल प्रति इसकी प्राप्त करना चाहोगे कि जातक कथाओं की मूल प्रति हमारे को बताइए, तो वो आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। जातक कथाएं मूल रूप से आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि मूल जातक कथाएं नष्ट हो चुकी है। तो फिर कहां से सुनाए जातक कथाएं? तो मैं बता दूं कि इन मूल जातक कथाओं पर एक टीका लिखी गई है। इन जातक कथाओं पर क्या लिखी गई है? एक टीका लिखी गई है। उसी लिखी गई जो टीका लिखी गई है, उसी के आधार पर जातक कथाओं का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो जातक कथाओं पर जो टीका लिखी गई है उसका नाम क्या है? या आप नाम समझिए क्योंकि अणे अणे खाली, इसमें खूब सारे अणे खाली आते हैं। तो जातक कथाओं पर लिखी गई जो टीका है उसका नाम है जातक, क्या लिखूंगा ना, पहले मैं नाम लिख देता हूं। नाम क्या है उसका? जातक लिख दिया, फिर देखो जातक टैठ है तो लिखी दिया ना, जातक टैठणना। ठीक है, जातक टैठणना क्या है? जातक कथाओं पर लिखी गई टीका, जातक कथाओं पर लिखी गई टीका। देखो टीका दिया ना इसमें, टैठ सब टीका दिया इसके ऊपर, तो ये जातक कथाओं पर लिखी गई टीका क्या है? जातक कथाओं पर लिखी गई टीका। जातक कथाओं पर लिखी गई टीका, मैं टीका लिख देता हूं, लिखी गई आप समझ लेना माइंड में कि जातक टैठणना जातक कथाओं पर लिखी गई टीका है। अब आप लोगों से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि जातक कथाओं पर ये जो टीका लिखी गई है, ये गद्य व पद्य दोनों शैलियों में है। गद्य व पद्य दोनों शैलियों में है। और ये जातक कथाओं की जो संख्या है वह कितनी है? 5 और 7। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? जातक कथाएं 5 है, 4 है, 7 है। ठीक है, 5 7 होंगी नहीं, 5 4 7 है। 5 7 नहीं है, 5 4 7 है। जातक कथाओं की संख्या 547। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 547 है बच्चा। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 5 और 7। और बुद्ध के पूर्व जन्म की एक कहानियां हैं। और जातक टैठणना जातक कथाओं पर आधारित टीका है। और एक क्या मैंने बताया कि ये गद्य में भी है प्लस पद्य में भी है। लेकिन कौन सी भाषा में है जाति कथाएं? मैंने आपको बताया था पहले, पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में जातक कथाएं हैं। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे किससे संबंधित? जातक कथाओं से संबंधित। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे अपन
त्रिपिटक, अपन त्रिपिटक ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं, फिर भी वापस अपन थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे त्रिपिटकों की। तो यहां पर मैं त्रिपिटक और बता रहा हूं। देखिए, तीसरा मेरा जो पॉइंट है आप लोगों के लिए वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक लिख देता हूं, त्रिपिटक। 3 बार पीटेंगे तो त्रिपिटक बढ़ जाएगा। त्रिपिटक भी कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। जात मिली महाद्वीप में, अठे पटक पाली में। जात मिली, जातक कथाएं हैं, मिलिंद पनहो उपन्यास है, ये किसमें है? जात महावंश है, दीपवंश है। जात मिली महाद्वीप में, अठे अठ कथाएं पटक पाली में। अठ कथाएं भी पाली भाषा में है और जातक कथाएं भी पाली भाषा में है। त्रिपिटक भी पाली भाषा में है। आप मुख्य बात ध्यान रखेंगे, पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में है, जनसाधारण की भाषा पाली भाषा। ठीक है, देखो 3 पिटक कौन कौन से हैं, इसको इस प्रकार से याद करें, दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो पहला पिटक जो है उसको अपन क्या कहेंगे? सुत पिटक। कौन सा पिटक है? नंबर फर्स्ट सुत पिटक, सुत पिटक। ठीक है, सुत के बाद है विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। ऐसे मतलब जो सोते सोते को पीटे उसको सुत पिटक कहते हैं, जो प्रार्थना पूर्वक पीटे उसको विनय पिटक कहते हैं, और जो धमाधम पीटे उसे अधिधम्म पिटक कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे याद करेंगे? 3 पिटक तो आप याद कर लो, 3 प्रकार के पीटने, जो सुत पिटक, सुत, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक है। तो पहले मैं बता देता हूं कि इनमें पहली लाइन आप ध्यान रखेंगे कि सुत पिटक और विनय पिटक जो है उनका एक नाम है पंचशीतिका। इसको क्या कहते हैं? पंचशीतिका भी कहते हैं। किन किन को कहते हैं भाई? सुत पिटक और विनय पिटक को क्या कहते हैं? पंचशीतिका भी कहते हैं। क्या, कौन सी शीतिका कहते हैं? पंचशीतिका भी कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात मैं बता दूं कि सुत पिटक और विनय पिटक जो है उनकी रचना, सुत पिटक और विनय पिटक की जो रचना है कब हुई थी? सुत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई। ठीक है, किससे कब हुई? प्रथम बौद्ध संगति में दोनों, और जो तीसरा पिटक है उसकी तीसरी बौद्ध संगति में हुई। इनकी जो निर्माण है, इनकी रचना जो है प्रथम बौद्ध संगति में हुई, प्रथम बौद्ध संगति में। ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगति में इन दोनों की रचना होती है। कौन कौन सी? सुत पिटक की और विनय पिटक की। अधिधम्म पिटक तीसरा पिटक है। तीसरा कौन सा है? अधिधम्म पिटक है। तो इसकी रचना होती है तृतीय बौद्ध संगति में। कौन सी बौद्ध संगति में? तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति। जब ये तीसरा बना ना, तभी इसको क्या कहने लगे? त्रिपिटक कहने लगे। इससे पहले पंचशीतिका, इनको अपन कहते थे सुत पिटक और विनय पिटक, प्रथम बौद्ध संगति में, और ये तीसरी बौद्ध संगति में। आगे बात समझ में। अब तीसरी बात अपन क्या करेंगे? एक एक इंपोर्टेंट बात और लिखेंगे इन तीनों की। इसकी इंपोर्टेंट बात यह है कि सुत पिटक जो है यह है, इसमें ये किससे संबंधित है? सुत पिटक धर्म सिद्धांतों से संबंधित है। सुत पिटक धर्म सिद्धांतों से संबंधित है। पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि यह धर्म सिद्धांतों का संग्रह इसमें किया गया है, धर्म सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक किससे संबंधित है? इसकी पहली इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगी कि विनय पिटक, इतनी लंबी नहीं लिखेंगे, बीच में कुछ और डिवाइडेशन चाहिए इनके। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है विनय पिटक की कि यह आचार नियमों से संबंधित है। आचार नियम, व्यवहार नियम, आचार नियमों से यह संबंधित है, उनका वर्णन है। और अधिधम्म पिटक जो है, उन्होंने उसमें जो धम्म पिटक है, जो धर्म सिद्धांत है, उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें क्या लिखेंगे? इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होगी? धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें की गई है? अधिधम्म पिटक में। विनय पिटक में आचार नियमों की व्याख्या की गई है, और सुत पिटक में धर्म सिद्धांतों का उल्लेख
किया गया है। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक तीनों की महत्वपूर्ण बात अपन ने देख ली है। अब मैं आपको बता दूं इसमें कि जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित है। शुद्ध पिटक इसमें है 5 निकायों में विभाजित है और इसमें लगभग 10,000 सूत्र वर्णित है। शुद्ध पिटक में 10,000 सूत्रों का वर्णन किया, वर्णित है। 10,000 सूत्र, 1,000 नहीं, 10,000 सूत्र वर्णित है इसमें। शुद्ध पिटक में लगभग कितने सूत्र हैं? 10,000 सूत्र वर्णित हैं। और कितने निकायों में है? 5 निकायों में डिवाइडेड है। प्रथम 5 निकाय, देखो 5 निकाय कौन से हैं? देखिए, खुद का अंग, ऐसे याद रखेंगे, खुद का अंग। तो पहले तो वैसे तो है, आप याद कर ले, वैसे ही कर लेंगे। खुद का अंग, खुदक, खुद का नहीं लिखेंगे, खुदक लिखेंगे, खुदक, खुदक, खुदक निकाय। निकाय पढ़ लेना, 5 निकाय हैं। खुदक निकाय, खुद का अंग, खुदक अंग, अंग का मतलब हो गया अंगुतर निकाय। खुद का अंग अंगुतर निकाय है। तीसरा इसका जो निकाय है, खुद का अंग दीर्घ निकाय। दीर्घ हो सकता है, मध्यम हो सकता है और फिर संयुक्त हो सकता है। तो खुदक खुदक निकाय, अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, इधर लिख देता हूं, इधर नहीं दिखेगा। खुदक निकाय, अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय और नंबर 4 पे मध्यम निकाय, मध्यम निकाय और फिर नंबर 5 पे जो है वह कौन सा है? संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय हैं, ध्यान में रखना। खुद के अंग, देखो खुद के अंग कई दीर्घ भी हैं, ठीक है। खुद के अंग दीर्घ भी हैं, मध्यम भी है, कुछ छोटे अंग भी हैं और संयुक्त अंग भी हैं। तो खुद के अंग दीर्घ, मध्यम और संयुक्त हो सकते हैं या संयुक्त निकाय हो सकते हैं। खुद के अंग कैसे हो सकते हैं? खुद के अंग दीर्घ, मध्यम और संयुक्त। दीर्घ भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं, मध्यम है वैसे वही की बात है कि और संयुक्त भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या क्या वर्णन किया गया है? खुदक निकाय जो है इसमें कई ग्रंथ शामिल है। अंगुतर निकाय जो है इसका इंपॉर्टेंट पर्सन निकल करके आता है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो आप बताएंगे अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। खुदक किससे संबंधित है? खुदक साहित्य भी पूछ लेते हैं, तो खुदक साहित्य भी आप इसको कहेंगे बौद्ध साहित्य से संबंधित। खुदक, खुद का अंग दीर्घ, मध्यम और संयुक्त। खुद के अंग जो होते हैं दीर्घ हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं और संयुक्त हो सकते हैं। कौन कह रहा है? ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो खुदक, खुद के अंग से मतलब खुदक निकाय, अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, ये किसके हैं भाई? किसके हैं? शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं। शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं। तो अंगुतर निकाय जो है उसमें 2000 से अधिक, अंगुतर निकाय जो है उसमें 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 2000 के करीब संक्षिप्त कथन भी है, इसलिए ध्यान रखना। 2000 कथन कौन से में? अंगुतर निकाय में। दीर्घ निकाय, दीर्घ का मतलब वैसे ही बड़ा होता है। दीर्घ निकाय में क्या होता है? मतलब तो बड़ा होता है, लेकिन होता क्या है कि बुद्ध के जो लंबे उपदेश हैं, बड़े उपदेश हैं, उनका संग्रह दीर्घ निकाय में है। दीर्घ निकाय में क्या है? बुद्ध के बड़े उपदेशों का संग्रह है दीर्घ निकाय में। नाम से स्पष्ट है, दीर्घ निकाय। दीर्घ का मतलब बड़े उपदेश। बड़े उपदेशों का संग्रह किसमें है? दीर्घ निकाय में है। और इसके ऊपर बुद्ध घोष नामक जो बौद्ध रचनाकार थे, बुद्ध घोष ने 2 टीकाएं लिखी। एक तो सुमंगल वासिनी और एक सामंत पासाधिका। देखो ऊपर लिख देता हूं मैं, ये पढ़ लिया होगा। सुमंगल वासिनी किसके ऊपर? दीर्घ निकाय पर लिखी गई टीकाएं लिख रहा हूं। सुमंगल वासिनी, सुमंगल वासिनी, ध्यान रखना, सुमंगल वासिनी। और दूसरा जो निकाय सामंत पासाधिका,
सामंत पासादिका, ये टीकाएं हैं। सुमंगल वासिनी किस पर है? दीर्घ निकाय पर। कौन से निकाय पर है? दीर्घ निकाय पर जो टीका लिखी गई है, दीर्घ निकाय पर लिखी गई टीकाएं। सुमंगल वासिनी सामंत पासादिका, सुमंगल वासिनी सामंत पासादिका दीर्घ निकाय पर लिखी गई है टीका। सुमंगल वासिनी सामंत पासादिका दीर्घ निकाय पर लिखी गई है टीका। किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। किसने लिखी? दीर्घ निकाय पर टीका किसने लिखी? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो बुद्ध घोष ने लिखी भाई। किसने लिखी? बुद्ध घोष। दीर्घ निकाय पर टीकाएं किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। ऑब्जेक्टिव स्टडी है, संभावनाएं पूरी तलाशेंगे, संभावनाएं पूरी तलाशेंगे, लक्ष्य तक ले जाएंगे। ध्यान रखना कि बुद्ध घोष है, बुद्ध घोष ने टीकाएं लिखी किसके ऊपर? दीर्घ निकाय पर। प्रश्न क्या बन के आ जाए कि दीर्घ निकाय पर टीकाएं किसने लिखी? तो आप बताएंगे बुद्ध घोष ने लिखी। तो फिर दूसरा प्रश्न क्या बन जाए? दीर्घ निकाय से, दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष द्वारा रचित 2 टीकाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, सही समय। तो सुमंगल वासिनी सामंत पासादिका, सुमंगल वासिनी सामंत पासादिका यही है दीर्घ निकाय पर लिखी गई टीका। याद रख लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर? मध्यम निकाय जो है उसमें जो छोटे उपदेश हैं उनका मध्यम, मजला कोष्टक जो होता है उसी प्रकार ये मध्यम निकाय है। इसमें बुद्ध के छोटे उपदेशों का संग्रह है। और संयुक्त निकाय में, संयुक्त निकाय देखिए, संयुक्त निकाय इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी खूब सारे प्रश्न आते हैं। संयुक्त निकाय में क्या है? बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का वर्णन किया गया है। संयुक्त निकाय में भाई दीर्घ निकाय में बड़े उपदेश, मध्यम निकाय में छोटे उपदेश, और संयुक्त निकाय में क्या है? कौन सी घोषणाएं? संक्षिप्त घोषणाएं। ये घोषणाएं हैं, संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख। महात्मा बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो संयुक्त निकाय में किया गया है। कौन से निकाय में? संयुक्त निकाय में है। संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख संयुक्त निकाय में है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न है, इस संयुक्त निकाय में ही जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उनका वर्णन भी किसमें किया गया है? संयुक्त निकाय में किया गया है। याद हो रहा होगा दोस्तों, याद रखना, संयुक्त निकाय में धर्म चक्र परिवर्तन का वर्णन है। बुद्ध की संयुक्त, इसको कहेंगे संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख है। बड़े उपदेशों का संग्रह दीर्घ निकाय में, छोटे उपदेशों का संग्रह मझले निकाय में या मध्यम निकाय में। ठीक है, संयुक्त दीर्घ, ठीक है, संयुक्त निकाय में क्या है? संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख है। और संक्षिप्त घोषणाओं में आप यह ध्यान में रखेंगे, प्रथम उपदेश का जो वर्णन है, उल्लेख है, किसमें किया गया है? तो संयुक्त निकाय में किया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? संयुक्त निकाय में किया गया है। या प्रश्न पूछ ले, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, कहां दिया? तो आप फटाफट बता देंगे, सारनाथ में दिया भाई। ठीक है, किसको दिया ये भी आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछ लेंगे कि इसका उल्लेख कहां है, तो आप बताएंगे संयुक्त निकाय में है भाई। कहां बताएंगे? क्योंकि हमने किससे पढ़ा है? HR सर से पढ़ा है। आप लोगों को याद करवाएंगे, संयुक्त निकाय में धर्म चक्र परिवर्तन का उल्लेख है और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन इसी में है। नेक्स्ट अपन चलेंगे विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक। देखिए, फिर जल्दी ही फिनिश करेंगे, लेकिन बने रहिए, अपना काम फिनिश करना नहीं है, पढ़ना है। जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्लास लगाता हूं, अच्छी क्लास, वास्तविक क्लास, नोट्स वाली क्लास नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्लास, जिसमें आप लोगों को याद होगा, प्रश्न भी याद रहेंगे और गुरु भी याद रहेंगे। और मैं आप लोगों को याद करूं या नहीं करूं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब लक्ष्य में पर पहुंच करके जब आप मेरे को कमेंट्स कर दोगे कि हैया सर हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, तब आप मेरे लिए एक अमिट छाप बन जाओगे मेरे दिल में। आपकी जो छाप जो है वो परमानेंट अपनी मेमोरी में फीड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए विनय पिटक क्या है। मैंने आपको कहा था कि एक लाइन आपको बताई थी कि इसमें कौन से आचार विचारों का संग्रह है। इसमें विनय पिटक जो है, धर्म सिद्धांतों का उल्लेख तो किसमें है? सुत्त पिटक में। और आचार नियमों का जो उल्लेख है वो किसमें है? विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है। और अनुशासन की पुस्तक के रूप में इसको माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे।
आचार नियम है, इसलिए अनुशासन की पुस्तक है बौद्ध धर्म की। अनुशासन की किताब, अनुशासन की पुस्तक, बुक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की पुस्तक जो है, क्या हो रहा है, अनुशासन की पुस्तक है कौन सी, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, अनुशासन की पुस्तक है, बुक ऑफ डिसिप्लिन है, विनय पिटक को मानता है। इसकी भी 3 निकाय आप मान सकते हैं और 3 बुक हैं इसकी, ठीक है, 3 बुक है। क्या कि सुत विभंग खंडक में सोता विनय परिवार है। सुत विभंग खंडक, खंडक जानते हो, खंडक का मतलब खाई होती है, और जिसको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध में कि खंडकों में जीना खंडकों में मरना, ये सेंटेंस मिलता है एनसीईआरटी किताबों में। खंडकों में जीना खंडकों में मरना, तो खंडक उन्हें भी कहते हैं भाई, और यही नहीं है। तो इनकी 3 बुकों का नाम है कि सप्तभंगी, सुप्त विभंग खंडक में सोता विनय का परिवार। क्या याद रखेंगे, सुप्त विभंग, सुप्त विभंग खंडक में, कौन सी खंडक की बात कर रहे हैं, सुप्त विभंग खंडक में सोता विनय का परिवार। सुप्त विभंग खंडक में विनय का परिवार, ये लिख लो, सोता नहीं करेंगे, विनय का परिवार। कहने का मतलब विनय का परिवार जो है किसमें है, सुप्त विभंग खंडक में है। सुप्त विभंग खंडक में विनय का परिवार, यानी कि 3 बुक हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 सुप्त विभंग, यह भी किसकी बुक है, किसकी निकाय है, विनय पिटक का है, सुप्त विभंग। फिर खंडक, खंडक किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे विनय पिटक से संबंधित है। और तीसरा कौन सा है, परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी बुक या कौन सा साहित्य विनय पिटक से संबंधित नहीं है, तो परिवार पे टिक मत लगा देना, क्योंकि परिवार विनय पिटक, विनय का भी परिवार है, विनय पिटक का परिवार है, इसमें है, खंडक में है। कौन सी खंडक में है, सुप्त विभंग खंडक में है। कौन सी में, सुप्त विभंग खंडक में है, सुप्त विभंग खंडक में विनय का परिवार। खंडक, ये तीनों किससे संबंधित बुक हैं, किससे संबंधित साहित्य हैं, विनय पिटक से संबंधित साहित्य हैं। तो ठीक है। और तीसरा जो पिटक है उसको अधिधम्म पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिधम्म पिटक। कौन से पिटक को, तीसरा है अधिधम्म पिटक, और तीसरा जो पिटक है अधिधम्म पिटक, वह तीसरी बौद्ध संगति में इसकी रचना की गई है। इसमें बहुत से तीसरी बौद्ध संगति जो हुई उसमें मोगली पुत्तीस वगैरह जो थे सारे, तो सभी में तीसरी जो अधिधम्म पिटक उसमें कई वाद विवादों का वर्णन है, और इसमें इसकी लगभग 7 बुक्स हैं, 7 अन्य साहित्य हैं इससे अधिधम्म पिटक के। और आप लोगों को पता है ही इसमें धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। किसकी की गई है, धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो आप इन किताबों का नाम जरूर लिख लें, और ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन इसको इसके बारे में नहीं बताएंगे, आप इनकी किताबों के नाम लिख सकते हैं। देखिए, एक तो नंबर फर्स्ट में है धम्मा संघेनी। देखिए 7 बुक है किसकी, अधिधम्म पिटक की। नंबर 1 धम्मा संघेनी, ठीक है। नाम कुछ अटपटे हैं, लेकिन आप इनके ऊपर होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ उच्चारित करेंगे, कुछ बताएंगे दूसरों को, तो याद हो जाएंगे। ऐसे नहीं एक साथ याद करने की कोशिश मत करना, एक एक पिटक याद कर लेना, हाँ याद हो जाएगा। डोंट फिकर, नोट चिंता, एक बार ही जीके याद करना है, ठीक है। फिर अपने आप कंपटीशन फाइट करते जाओगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए, सुत धम्म संगिनी धातु कथा, कथा वथु, धातु कथा। नंबर 3 कथा वस्तु या कथा वथु। धम्म संगिनी धातु कथा, कथा वथु। और देखिए पटेना और पुगला पन्नातु, पटेना पुगला पन्नातु, पुगला पन्नातु 5। नंबर 6 यमक। यमक अलंकार भी होता है, आप लोगों को हिंदी अगर आप जानते हो तो यमक व विभंग, यमक व विभंग, ये क्या थे, 7 बुक हैं।
अधिगम पिटक के कितने साहित्यों में, कितने भी निकायों में इसको डिवाइड किया गया है? 7 में। विनय पिटक को किसने? 3 अक्षर है, 3 में। और सुत्त पिटक जो है उसको कितने में? 5 में। मतलब सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है, विनय पिटक 3 में है, और अधिगम पिटक जो है वह 7 निकायों में विभाजित है, 7 बुक्स में विभाजित है, 7 साहित्यों में विभाजित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे तीनों पिटकों के बारे में। लास्ट पॉइंट और आप लोगों के लेके आएंगे अपन अटकथाएं। अटकथाएं क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 4 पॉइंट बताने मेरे को जरूरी थे। अटकथा, फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। अटकथाएं क्या है? त्रिपिटकों पर भी टीकाएं लिखी गई है। त्रिपिटकों पर भाष्य एवं इसकी व्याख्या जो की गई है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? अटकथाएं कहते हैं। मतलब अटकथा क्या है? आपको पता है, पहली बात तो पाली भाषा में है। पाली भाषा भी जनसाधारण की भाषा थी, पाली भाषा में अटकथा, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है अटकथाओं के बारे में, कि जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटकों की व्याख्या की गई है। एक खास बात ध्यान रखेंगे, त्रिपिटकों की व्याख्या अपने को किसमें मिलती है? अटकथाओं में मिलती है। त्रिपिटकों की व्याख्या अटकथा, त्रिपिटकों की व्याख्या अटकथा, त्रिपिटकों का भाष्य अटकथा। भाष्य व व्याख्या जो की गई है वो किसमें है? अटकथाओं में है। त्रिपिटकों का भाष्य अटकथा, त्रिपिटकों की व्याख्या अटकथाओं में है। तो बुद्धघोष ने 5वीं सदी में इन त्रिपिटकों की व्याख्या की थी। किसने की थी? व्याख्या किसने की? कोई किसी ने तो व्याख्या करने वाला कोई कवि चाहिए, कोई साहित्यकार चाहिए, कोई इतिहासकार चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए ना जो किसी की व्याख्या कर सके। तो किसने की भाई व्याख्या की? किसने? बुद्धघोष ने की। किसने की? बुद्धघोष। बुद्धघोष ने व्याख्या की। किसकी की? त्रिपिटकों की। किसके रूप में की? अटकथाओं के रूप में की। कब की? 5वीं शताब्दी में। कब की? 5वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में लिख देता हूं, 5वीं सदी में। कब की? 5वीं सदी में की। कहां पर की? सिंगल देश में की। कहां पर की? सिंगल देश में। सिंगल देश, सिंगल देश किसको कहते थे भाई? श्रीलंका को सिंगल देश कहते थे। किसको? श्रीलंका को। सिंगल देश श्रीलंका, सिंगल देश श्रीलंका, ठीक है। और यहां पर उन्होंने बुद्धघोष ने अनेक अटकथाओं की रचना की। किससे संबंधित अटकथाएं? त्रिपिटक ग्रंथों से संबंधित है। त्रिपिटक कौन से ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। कहां? बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। अटकथाओं के अलावा दीपवंश व महावंश जो है वो भी कहां पर है? पाली भाषा में और श्रीलंका में लिखे गए हैं। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हमने आप लोगों के साथ की। समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।